नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई 2024 को एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के जजमेंट ऑर्डर को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि एडवोकेट्स हैं वो कंज्यूमर के दायरे में आते हैं और उनके ऊपर कंज्यूमर केस है वो मेंटेनेबल होता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को मीन्स सेट असाइड कर दिया और यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो फ्रेम किए। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एडवोकेट्स का जो प्रोफेशन होता है वो एक स्वी जनरेसिस होता है, मीन्स उसको दूसरे प्रोफेशन के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। दूसरा ये बताया कि ये एडवोकेट का जो प्रोफेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर आता है और जो सर्विसेज जो दी जाती हैं वकील द्वारा, एडवोकेट द्वारा, तो वो सर्विस के दायरे परिभाषा के अंदर नहीं आती जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डिफाइंड है। और तीसरा ये बताया था कि लेजिस्लेचर की कोई मंशा नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं थी कि एडवोकेट्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लाया जाए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जैसे कि बताया जा चुका है कि 1986 में जो पास हुआ था और उसको मींस एक अमेंडेड करके एक नया लेजिस्लेशन बनाया गया था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का आ चुका है। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये लेंथी जजमेंट है, लगभग 55 पेजेस की ये जजमेंट है, जिसमें 3 अपील्स हैं वो फाइल की थी, 4 अपील्स हैं वो फाइल की थी, जिसमें बार काउंसिल्स जो ने भी एक मीन्स है एज ए पिटिशनर के तौर पर, एज ए अपीलेंट के तौर पर यहाँ पर एज ए पार्टी बने थे। और इस जो एक दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने भी आगे इस ऑर्डर को चैलेंज किया था। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक हम देखेंगे इसमें क्या था। और देखो पहला पैराग्राफ में बताया था कि जो लीगल प्रोफेशन है वो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया कि क्या जो कंप्लेंट जो फाइल की जाती है जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट में, तो क्या अगर उसमें एलेज किया जाए कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है वो एडवोकेट्स जो प्रैक्टिस करते हैं लीगल प्रोफेशन का, क्या वो मेंटेनेबल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में री एनेक्टेड हुआ था, तो इन अदर वर्ड्स की जो सर्विस हायर की गई है एडवोकेट्स की, क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिभाषा के अंदर आती है 1986-2019 में। और फिर अब जो अपील थी वो इम्पिंज्ड ऑर्डर था वो पास किया गया था 2007 में, जो पास किया गया था ऑर्डर 6 अगस्त 2007 में, जिसमें NCDRC ने नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने एक रिवीजन पिटीशन सुनते समय ये जजमेंट दी थी कि एक डेफिशिएंसी जो एडवोकेट्स लॉयर्स द्वारा है कि अगर सर्विसेज होगी तो कंप्लेंट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो मेंटेनेबल होगी। और इसके फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या थे कि फैक्चुअल मैट्रिक्स थे कि जो अपीलेंट हैं वो एक एडवोकेट हैं प्रोफेशन से और एक रिस्पोंडेंट जो है उन्होंने सर्विसेज हायर की थी अपीलेंट की, कि वो उनका एक मुकदमा था कोर्ट ऑफ मैटर और यहाँ पर एक सर्विसेज हायर की थी रिस्पोंडेंट ने। एक मुकदमा था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 30 हजारी में एक के अगेंस्ट में फाइल करना था। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का था, जिसमें चेक दिया गया था एक मींस एक पार्टी ने मींस रिस्पोंडेंट ने केस फाइल करवाया था मींस अपीलेंट के थ्रू, जो कि अपीलेंट एडवोकेट है, और एक पार्टी से उन्होंने 20,000 का जो चेक था डिसऑनर हो गया था। और फिर कंप्लेंट केस में जो जिनको अक्यूज्ड बनाया गया था उन्होंने 20,000 रुपये में एग्री हो गए थे वापस देने के लिए मींस रिस्पोंडेंट को, और 5,000 रुपये जिसमें एक्सपेंसेस भी थे लिटिगेशन का वो भी देने को तैयार हो गए थे, जिनके अगेंस्ट में वो मुकदमा डाला था अपीलेंट के थ्रू। लेकिन
ये अलेज किया गया रिस्पोंडेंट ने कि जो कि कंप्लेनेंट थे मींस कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में, कि अपीलेंट जो एडवोकेट हैं उन्होंने पैसे जो थे 20,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट के वो ले लिए थे और साथ में क्रॉस चेक था 5,000 भी ले लिया था रिस्पोंडेंट के बिहाफ में, लेकिन अपीलेंट ने पैसे जो है रिस्पोंडेंट को नहीं दिए और मींस पैसे देने के बजाय उन्होंने 5,000 रुपये कैश मांगे रिस्पोंडेंट से। और फिर उसके बाद अपीलेंट ने रिकवरी थी 5,000 की स्मॉल कॉज दिल्ली में भी फाइल की और उसमें कहा कि जो फीस थी वो जो सम जो ड्यू था वो उनकी फीस के तौर पे ड्यू था। अपीलेंट ने फिर उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट था 20,000 का वो दे दिया और चेक 5,000 भी जो रिस्पोंडेंट को दे दिया, और लेकिन जो पेमेंट थी 5,000 की वो स्टॉप करवा दी थी। जो जिनको अक्यूज्ड बनाया गया था उन्होंने 5,000 के स्टे, क्योंकि अपीलेंट ने कहा कि उसको एट द इंस्टेंस ऑफ अपीलेंट तो उसको 5,000 की जो पेमेंट थी वो स्टॉप करवा दी थी। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने एक कंप्लेंट थी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में एडवोकेट के अगेंस्ट में, मींस जो अपीलेंट है उनके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट डाली और कॉम्पनसेशन थी 15,000 रुपए की मांगी कि चेक भी और फिर 5,000 रुपये अलग से मांगे और 10,000 रुपये मेंटल रिकवरी और हरासमेंट के भी मांगे। और अपीलेंट ने यहाँ पर जो एडवोकेट है उन्होंने रेजिस्ट किया उनका कंप्लेंट को और एक रिप्लाई दिया था 3 मार्च 1998 में कि जो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन ही पहले उन्होंने ये रेज की कि एडवोकेट जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गया तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि ऐसी कंप्लेंट को सुने। लेकिन अब प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन को डिस्ट्रिक्ट फोरम ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन है जो भी डिस्प्यूट आता है पार्टीज के बीच में, और लेकिन जो कंप्लेंट थी वो रिस्पोंडेंट के फेवर में कर दी, मींस कंप्लेनेंट के फेवर में कर दी। अब यहाँ पर जो एडवोकेट अपीलेंट थे उन्होंने आगे स्टेट कमीशन में गए, वहाँ अपील फाइल की और उनकी जो अपील थी 10 मार्च 2006 को अलाउ हो गई, मींस डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया और स्टेट कंज्यूमर फोरम ने कहा कि जो एडवोकेट्स हैं वो सर्विस के दायरे में नहीं आते हैं, जो 21 सब पार्ट ओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। और लेकिन अब फिर उसके बाद अगेंस्ट में उस ऑर्डर के अगेंस्ट में एनसीडीआरसी में भी रिवीजन फाइल कर दी रिस्पोंडेंट की साइड से, और अब जो इम्पीच्ड ऑर्डर था वो मींस वापस रिस्टोर कर दिया। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया और स्टेट कमीशन के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। तो अब तक यहाँ ये निकल के आया कि नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि जो एडवोकेट्स हैं वो दायरे में आते हैं। अब उस ऑर्डर को चैलेंज जो अपील्स थी कई फाइल की गई, जिसमें इंडियन लॉयर्स भी थे, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी थी और अपीलेंट भी थे। सबमिशंस दोनों पार्टीज ने मतलब सबने अपने अपने सबमिशंस थे, सारी जो मींस ऑर्डर को जिन्होंने चैलेंज किया था उन्होंने अपने अपने सबमिशंस दिए और ये सारे सबमिशंस थे उनको यहाँ पर कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया। और एक सीनियर काउंसिल थे उन्होंने भी अपनी जो है वो जो अमाइकस क्यूरी थे उन्होंने भी अपनी सबमिशन दी। अमाइकस क्यूरी ने कहा था कि 2 तरह के एडवोकेट्स होते हैं, पहला एडवोकेट वो होते हैं जो कोर्ट में वकालतनामा देते हैं और दूसरे जो एडवोकेट्स होते हैं जो हायर किए जाते हैं क्लाइंट द्वारा, जिसमें लीगल ओपिनियंस मांगे जाते हैं, जैसे एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना, लीगल नोटिस भेजना। अब कहा कि जो पहली कैटेगरी है जो एडवोकेट्स वकालतनामा देते हैं वो उन दायरे में नहीं आते, और दूसरे जो एडवोकेट्स हैं जो लीगल ओपिनियन या ड्राफ्टिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, मींस हायर किए जाते हैं, तो वो जो हैं दायरे में आते हैं। सर्विसेज उनकी जो हैं मींस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उनकी आनी चाहिए। और अब कोर्ट ने अपना एनालिसिस किया, दोनों सारे पक्ष सुनने के बाद 3 क्वेश्चंस थे वो फ्रेम किए थे। पहला, लेजिस्लेचर की कभी इंटेंशन थी कि इंक्लूड करे जो प्रोफेशनल सर्विसेज जो प्रोफेशनल्स देते हैं वो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये जो फिर री एनेक्ट किया गया था 2019 में। तो पहला क्वेश्चन ये था। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो लीगल प्रोफेशन है क्या ये स्यू जनरिस है? स्यू जनरिस मींस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर प्रोफेशंस, तो ये क्या स्यू जनरिस है? अब तीसरा क्वेश्चन ये फ्रेम किया कि जो सर्विसेज हायर की जा रही हैं एडवोकेट की,
क्या वो सर्विसेज एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस है? तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस है तो तब वो जो उस सर्विस को एक्सक्लूड कर दिया जाए सेक्शन 2 सब पार्ट 42 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। तो आप पहला क्वेश्चन पे आए कि क्या लेजिस्लेचर की कभी मंशा थी कि प्रोफेशनल्स को जो हैं उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या 2019 में जो रिएक्ट किया गया उसमें दायरे में लाया जाए। तो अब यहाँ पर 3 बेंच की जो जजमेंट आई थी उसको कोर्ट ने एनालाइज किया। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस विश्वा भारती हाउस बिल्डिंग कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड अदर्स, और उसके बाद एक थी कॉमन कॉज और रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। उसके कंटेंट्स थे उनमें ये बताया गया था कि आज की जो कुछ सालों से इस कंट्री में काफ़ी अवेयरनेस आई है कंज्यूमर ऑफ गुड्स की, और अब कंज्यूमर भी चाहता है उनका पैसा बर्बाद ना हो, तो इसलिए नीड है कंज्यूमर फोरम की ताकि ये अपने ग्रीवेंसेस रेज कर सकें। और लेजिस्लेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि एक इनेक्ट भी किया था ताकि इंथुजियम दिया जा सके, और एक लेजिस्लेशन था ताकि वो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस M.K. गुप्ता की जजमेंट को भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, और कई जजमेंट्स करने के बाद अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अब इसको देखा जाए कि क्या लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी और ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्या थे 1986 के एक्ट में, क्योंकि जो भी एक्ट होता है उसमें ऑब्जेक्ट एंड रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर बताया कि रिपीटेडली हेल्ड ये किया गया था कि एक्ट था वो प्रोवाइड किया गया था ताकि प्रोटेक्शन दी जा सके कंज्यूमर्स को आगे, ताकि उनको मींस एक्सप्लॉइट ना किया जाए ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, और कंज्यूमर्स को जस्टिस मिल सके और फेयर ट्रीटमेंट में जो भी उन्होंने गुड सर्विसेज परचेज की हैं या फिर अवेल की हैं मार्केट में, जो कि डोमिनेंट है बाय लार्ज ट्रेडिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग बॉडीज। कई सालों के बाद 1986 के बाद कई शॉर्ट कमिंग्स थी 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, तो फिर उस एक्ट को रिपील्ड कर दिया गया और 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो री एनेक्टेड कर दिया। अब उसके स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स क्या थे वो कोर्ट ने यहाँ पे देखा, रिप्रोड्यूस किया, और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजंस को देखा जाए और अंडरस्टैंड किया जाए जो बैकग्राउंड है और एंटीसीडेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या है इन रिलेशन टू स्टैच्यू। और आगे बताया कि 2019 में जो रिएक्ट किया था उसके भी बताया गया कि उसमें भी ये बताया गया था कि कई शॉर्ट कमिंग्स थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। और अब उसके बाद बताया गया कि 2019 में कहा कि सप्लाई चेन में बदलाव हुआ है और इंटरनेशनल ट्रेड्स में मींस ड्यू टू इमरजेंस ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इंटरनेशनल ट्रेड राइज हुआ है और रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स हुआ है, तो न्यू ऑप्शंस जो है वो भी मिलने चाहिए कंज्यूमर्स को, और न्यू फॉर्म्स ऑफ अनट्रेड और अनएथिकल प्रैक्टिस भी बन रही है, तो जिसकी वजह से कंज्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा वनरेबल हैं। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मिसलीड होना, टेली मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ई पोस्ट, न्यू चैलेंजेस, तो जिसकी वजह से जरूरत पड़ी थी कि लेजिस्लेचर ने एक इनेक्ट किया था 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कहीं भी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, रीजंस को पढ़ो, कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि जो प्रोफेशंस है और जो सर्विसेज है जो प्रोफेशनल द्वारा दी जाती हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हों, वो उस एक्ट के परव्यू में आते हैं। और साथ साथ ये भी कहा कि प्रोफेशनल्स को बिजनेसमैन, ट्रेडर्स या क्लाइंट्स ना कहा जा सके, ना ही क्लाइंट्स को कंज्यूमर और क्लाइंट्स और पेशेंट्स को कंज्यूमर कहा जा सके। तो बिजनेस और ट्रेड का एक कमर्शियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है और उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। और
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जजमेंट को भी रिप्रोड्यूस किया। अब प्रोफेशन जो के ऊपर जो है काफ़ी डिटेल में बताया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि तो वेरी पर्पस क्या था ऑब्जेक्ट ऑफ 1986 का, जो कि रीएक्ट किया गया था 2019 का, तो ताकि इसका जो पर्पस था यही था कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाया जा सके। कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं सजेस्ट किया गया, बताया गया, सजेस्ट किया लेजिस्लेचर द्वारा कि कभी भी मंशा नहीं रही थी कि प्रोफेशनल्स को भी उस एक्ट के प्रीव्यू में डाला जाए। अब यहाँ पे बताया कि जो ऑब्जेक्ट था एक्ट का वो यही बना था कि कंज्यूमर्स को इफेक्टिव मींस टाइमली और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन दी जा सके और उनके डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके। अब यहाँ पर बताया कि अगर सर्विसेज को भी जो प्रोफेशनल्स द्वारा दी जाती है उसको एक्ट के दायरे में ले आओगे तो ये फ्लड गेट्स होंगी, लिटिगेशंस की काफ़ी बाढ़ आ जाएगी और जो भी कंज्यूमर फॉरम्स एस्टेब्लिश्ड हुई हैं और जो रेमेडी पर मिलनी चाहिए, रेमेडी जो दी जाती है वो कोर्ट ने कहा कि वो इनएक्सपेंसिव और समरी इन नेचर पे होती है, क्योंकि यहाँ पर पिटीशन फाइल, कंप्लेंट फाइल करते हैं, रिप्लाई देते हैं और रिजॉइंडर फाइल करते हैं, तो ये तरह का समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं और ऑब्जेक्ट ताकि टाइमली और इफेक्टिव सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स किए जा सके। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कहना चाहते कि जो प्रोफेशनल्स जो है वो भी जिम्मेदार नहीं है और ओवरऑल डिप्लीशन ऑफ सॉइल, एथिकल वैल्यूज का जो इरोजन हो रहा है और प्रोफेशनल एथिक्स को डिग्रेड किया जा रहा है, तो फिर प्रोफेशनल बेस्ड कंडक्ट भी बढ़ रहे हैं। तो अब अनडाउटली कहा कि कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो या अदर हो, वो कंप्लीट इम्यूनिटी इंजॉय नहीं कर सकता है। और अब कहा कि जो लीगल प्रोफेशन है वो गवर्नड बाय वेरियस काउंसिल्स है, बार काउंसिल और जो मेडिकल काउंसिल्स हैं वो क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी से बच नहीं सकती हैं अगर किसी प्रकार की भी प्रोफेशनल मिस कंडक्ट होता है या नेग्लिजेंस होती है। और अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि प्रोफेशनल्स को कहीं भी प्रकार की मंशा नहीं थी कि प्रोफेशनल्स को रिव्यू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लाया जाए, चाहे वो 1986 में पास हुआ हो चाहे फिर इंडियन एक्ट होकर 2019 में लाया गया हो। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा एक जजमेंट आई थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वी शांता एंड अदर्स। अब इसमें कहा कि जो डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज का काफ़ी वाइड एम्पलीट्यूड है और अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो जजमेंट आई थी इसकी उसको भी एक बार रिकंसिडरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्डर 6 रूल 2 कहता है कि जब भी कोर्ट ऑफ हियरिंग में बेंच को लगता है कि मैटर को लार्जर बेंच द्वारा दी जानी चाहिए तो ये भी मैटर जो है वो चीफ जस्टिस के पास भेज देते हैं ताकि वो कंस्टिट्यूट करें किसी बड़े बेंच की। तो वी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी जो केस था तो उसमें कहा कोर्ट ने कहा कि इसके दोबारा से पुनर्विचार की जरूरत है और वीपी शांता ये केस था जो, और फिर जजमेंट भी आई थी ट्राइबेनी बेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की। और अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम ये ओपिनियंस पे आते हैं कि जो डिसीजन था 3 जज बेंच का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता की, तो अब इस कोर्ट ने कहा इसको रिविजिट की जरूरत है और लार्जर बेंच के पास भेजना चाहिए। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो डबल बेंच थे उन्होंने मैटर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दिया ताकि उनकी कंसिडरेशन पे लॉर्डशिप ऑब्जर्वेंस कंसिडरेशन पे रख सके। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या लीगल प्रोफेशन एक्सक्लूड जनरेसिस है और डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोफेशन है। तो अब एनसीडीआरसी ने उसी जजमेंट पर रिलाई किया था जो बताया जा रहा था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता, और उस जजमेंट को कंसीडर करके ही विद इन द प्रीव्यू ऑफ लॉ के अंदर लाया गया है।
कोर्ट ने कहा कि कई डिसीजंस आ गए हैं और उसमें बताया गया था कि लीगल प्रोफेशन को इक्वेट नहीं किया जा सकता अदर ट्रेडिशनल प्रोफेशन से। क्यों? कोर्ट ने कहा कैन बी गेंसेड की जो रोल ऑफ एडवोकेट है वो इट्स इंडिस्पेंसिबल इन जुडिशियल सिस्टम। अब कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट्स को काम करना होता है फ्रीलेसली और राइट्स भी जो ताकि प्रोटेक्शन राइट्स को बचाया जा सके, जो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो पीपल का इमेंस फेथ है जुडिशरी में, और बार जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट होती है जुडिशियल सिस्टम का, और तो वो बचा कर रखती है जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली। और एडवोकेट्स जो हैं वो इंटेलेक्चुअल को माने जाते हैं, और जितने भी एलाइट्स और सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि जो लीगल प्रोफेशन है वो डिफरेंट होता है दूसरे प्रोफेशन से, और फाइनली ये बताया कि जो रोल, स्टेटस और ड्यूटीज एडवोकेट्स की दी जाती हैं एज ए प्रोफेशनल्स। तो कोर्ट ने कहा कि जो लीगल प्रोफेशन है स्यू जनरस है, वो यूनिक नेचर का होता है और उसे दूसरे प्रोफेशन के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब तीसरा क्वेश्चन ये था कि जो सर्विसेज जो हायर की गई थी एडवोकेट्स की, वो क्या वो सर्विस के दायरे में आती है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। अब यहाँ पर कोर्ट ने दूसरे एक्ट्स देखे, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट, बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट। अब सिविल प्रोसीजर कोड में जो बताया गया है डेफिनेशन है सेक्शन मीन्स रूल 2 की, एडवोकेट को बताया गया है 2(1)(a) के अंदर, मीन्स जो वही एडवोकेट हो जिनका नाम जो रूल्स में हो और प्रोविजंस ऑफ एक्ट के अंदर आते हो। और लीगल प्रैक्टिशनर जो है 2(1)(i) के अंदर लिखा है, जो मीन्स जो एडवोकेट्स और वकील हों और हाई कोर्ट के और प्लीडर, मुख्तार और ये और रेवेन्यू एजेंट। तो एडवोकेट जो हैं वो एक लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में एडवोकेट्स को नाम नहीं दिया गया है। तो एडवोकेट्स जो हैं जिनका नाम रोल्स में होते हैं। अब ऐसे में बताया कि जो प्रोविजंस को देखा जाए एडवोकेट एक्ट के, तो वो ये निकल अपीयर होता है कि एडवोकेट एक्ट जो है वो अमेंड किया गया था और लॉ को कंसोलिडेट किया था लीगल प्रैक्टिशनर्स को, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बार काउंसिल्स के लिए भी बनाने के लिए एडवाइस दी गई थी। और 16 के अंदर 2 क्लासेस हैं एडवोकेट्स की, एक सीनियर एडवोकेट्स हैं और दूसरे एडवोकेट्स हैं। सेक्शन 29 जो है वो एक ही क्लास ऑफ एडवोकेट्स हैं जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोफेशन ऑफ लॉ, नेमली एडवोकेट्स। सेक्शन 30 का मतलब यह है कि एडवोकेट्स जिनका नाम स्टेट रूल्स के अंदर है वो किसी भी जगह जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फ्रेम किए थे एडवोकेट्स एक्ट को, और रिस्ट्रिक्शंस थी सीनियर एडवोकेट्स की, और कुछ स्टैंडर्ड्स मींस कंडक्ट और एटिक्यूट जो है वो बनाए थे। और कहा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल फ्रेम किए थे और ताकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के एडवोकेट्स को देखा जा सके और पनिशमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब की जा सकती है अगर कोई भी एडवोकेट गिल्टी पाया जाता है प्रोफेशन में। अब यहाँ बताया सर्विस जो डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(o) के अंदर और सेक्शन 242 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो आया है। अब कोर्ट ने कहा कि देखा जाए ऐसे जो ऊपर देखा है कि जो सर्विस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला एक्सप्लेनेटरी है और जो बताता है कि जो सर्विस जो है वो मींस सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन जो कि अवेलेबल हो पोटेंशियल यूजर्स को। सेकंड पार्ट जो है इल्यूजनरी है और थर्ड पार्ट जो है एक्सक्लूजनरी पार्ट है। तो अब इसको देखा जाए कि जो सर्विस रेंडर की गई थी एडवोकेट की, जो प्रैक्टिशनर लीगल प्रोफेशन के अंदर सर्विस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सन मींस सर्विस के अंदर आएगा ताकि उसे एक्सक्लूड किया जा सके डेफिनेशन सर्विस के अंदर। और अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो एक रिलेशनशिप होता है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है कि या एज अपोज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब कोर्ट ने कहा कि ऊपर की डिस्कशन करने के बाद ये देखा क्या है कि जो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल था पर्सन्स के ऊपर, जो वही पर्सन्स को होता है जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जितना स्ट्रॉन्गर होगा वो होल्ड कर पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। लेकिन
अगर कोई भी एडवोकेट क्लाइंट रिलेशनशिप है तो क्लाइंट जो है वो अपने एडवोकेट को डायरेक्ट कंट्रोल करेगा जो कि अपनी लीगल प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है। और इस स्टेज पे देखा जाए कि ये बेहतर होगा, मींस बेनिफिशियल टू रेफर सम कुछ प्रोविजंस को देखा जाए सिविल प्रोसीजर कोड के। ऑर्डर 3 जो बताता है प्लीडर्स और रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और के बारे में बताता है। सेक्शन 215 सीपीसी बताता है सिविल प्रोसीजर कोड की प्लीडर मींस कोई भी पर्सन जो इंटाइटल्ड हो, अपेयर हो किसी भी कोर्ट में, मींस कि अदर कोर्ट में, वो एडवोकेट भी होंगे, वकील होंगे, अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट भी होंगे। रूल 1 जो है ऑर्डर 3 का वो बताता है कि अपीयरेंस एडवोकेट्स और मींस एनी अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट इन एनी कोर्ट जो वो ही कर सकते हैं जो पार्टी मीन पर्सन होंगे, जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होंगे, जहाँ पे प्लीडर जो है अपेयर हो रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑन हिज बिहाफ। रूल 4 जो है वो बताता है कि कोई भी पर्सन जो प्लीडर है एक्ट नहीं कर सकता, ना ही साइन कर सकता है डॉक्यूमेंट को जब तक कोई भी पर्सन जो है वो अथोराइज नहीं करता है उनको। अब कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 3 सीपीसी को पढ़ा जाए और ऑर्डर 4 एडवोकेट एक्ट को पढ़ा जाए जो बताते हैं राइट टू प्रैक्टिस। तो एक हमेशा डाउट रहेगा कि एडवोकेट जिनका नाम स्टेट रोल में आ गया है वो ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी पर्सन के एक्ट ऑन द एक्ट बाय एनी पर कोई भी पर्सन उनको हायर कर सकता है और जो भी अपॉइंट करेगा तो वो एक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे जिसके कहा जाता है वकालतनामा। तो एडवोकेट के कई अथॉरिटीज होते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ वकालतनामा और इसकी वजह से कई ड्यूटीज भी होती हैं। और ड्यूटीज भी होती हैं कोर्ट के लिए कि वो क्लाइंट के लिए भी होती है और कोलीग्स के लिए भी होती है। और ऐसा ही जजमेंट के कंटेंट्स हैं। अब फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स हैं वो बताए गए हैं कि एडवोकेट्स हैं वो जनरली उनको क्लाइंट का एजेंट समझा जाता है, तो इसलिए फिड्यूशियरी ड्यूटीज हैं उनकी। एडवोकेट्स को सारी ट्रेडिशनल ड्यूटीज मिलती हैं जो इसी वजह से वो प्रिंसिपल्स पे ओ करते हैं। तो ये सारा जो थी वो बताई गई थी। अब पूरी डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने समराइज ये किया, वो उस समराइजेशन पे चलते हैं। तो पहला पर्पस और ऑब्जेक्ट क्या था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, कि उसे जो रीएनेक्ट किया गया था 2019 में, ताकि प्रोटेक्शन दी जा सके कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से और जो फिर कोई अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस चल रही है। लेजिस्लेचर की कहीं मंशा नहीं थी कि ऐसे प्रोफेशंस को सर्विसेज जो रेंडेड किए गए हैं, दिए गए हैं प्रोफेशनल द्वारा, उसे 1986-2019 के एक्ट में लाया जाए। अब दूसरा बताया कि जो लीगल प्रोफेशन है वो सू जेनरिस है, मीन्स वो एक यूनिक नेचर है, उसे किसी दूसरे प्रोफेशन के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और सर्विस जो हायर की गई है एडवोकेट्स की वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पर्सनल सर्विसेज है और उसको एग्जीक्यूशनरी पार्ट के अंदर लाया जाए। और कंप्लेंट जो बताई जाती है डेफिशिएंसी इन सर्विस की अगेंस्ट दी जो एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लीगल प्रोफेशन को, वो मेंटेनेबल नहीं है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। तो ऐसे सारे ग्राउंड्स को देखते हुए जो इम्पिंज ऑर्डर था पास किया गया था एनसीटीआरसी का, उसे सेटिसाइड कर दिया और अपील्स थी वो अकॉर्डिंगली अलाउ कर दी। तो ये जजमेंट आई थी 14 मई 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।